वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम अभी रह रहे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस मैंने करवाया, कल भी एनालिसिस करवाया था जो 27-28 में आपके साइंस के क्वेश्चन आए। तो हमने ज़्यादातर सब चीज़ों में ये देखा कि सॉइल से क्वेश्चन आ रहा है और सॉइल से जो क्वेश्चन आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ना टफ आ रहा है। मतलब एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश करी कि सॉइल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं जो भी वहाँ पर अवेलेबल है एनसीईआरटी में, ताकि जब सॉइल से अगर क्वेश्चन आए तो आपकी वहाँ पर गलती ना हो। देखिए बच्चों ने आप चाहे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, सभी वीडियो में अभी जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं या एनालिसिस करा रहे हैं बच्चे बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9-10 से शायद से ही कोई 1-2 क्वेश्चन है जो आ रहे हों, बाकी लेवल जो है वो 8 तक का ही है, बस थोड़ा डीपली है। तो अपना डीपली अपनी थ्योरी पर बिलीव रखें और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, जल धारण क्षमता सबसे अधिक है किसमें, ये हमें बताना है। कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी है जो जल को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करती है, और ये हमने नोट्स में पढ़ा है। सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लेड सॉइल, जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ये पानी को सबसे ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। और सबसे कम कौन एब्जॉर्व करती है, वो होती है आपकी सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। जो आपकी बालू होती है, रेत होता है, वो पानी को एब्जॉर्व नहीं कर पाता। वो अपने अंदर से पानी को क्या कर देता है, बहा देता है, निकाल देता है। वो आपका परकुलेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे। याद रखिए उसका भी एक क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लेड सॉइल, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये सीटेट में पूछा गया है 2 बार। अरेंज द वर्ड गिवन ब्लो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। नीचे दिए गए शब्दों को उनके कण आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ को जाते हुए हमें बताना है। देखिए जो सबसे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो आपकी क्ले, चिकनी मिट्टी के होते हैं, और ये हमने नोट्स में पढ़ा है। उसके बाद आपकी गाद आती है, सिल्ट आता है। जो आपके बीच पानी के अंदर वाली मिट्टी होती है वो गाद होती है, सिल्ट होती है। तो क्ले के बाद वो आती है सिल्ट, और उसके बाद आपका आता है सैंड, रेत, जो आपकी बालू होती है। उसके जो कण होते हैं वो थोड़े काफ़ी मोटे होते हैं। उसके बाद आपकी बजरी आ जाएगी, जिसे हम ग्रेवल बोलते हैं। और जो सबसे बड़े कण होंगे वो आपके पत्थर के होंगे, रॉक के होंगे। तो जो सही सिक्वेंस है बढ़ते क्रम में, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे छोटे कण क्ले के होंगे, उसके बाद सिल्ट के, फिर सैंड के, फिर ग्रेवल के, और फिर लास्ट में पत्थर के या रॉक के। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सॉइल। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और यहाँ से हमें सही कथन, जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं, उनको बताना है। वेदरिंग इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो अपक्षय होता है वो मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज़ प्रक्रिया है। ये ऑप्शन हो गया गलत। वेदरिंग जो होता है वो क्या होता है, जब चट्टानों से वो पत्थर टूट के पानी में बहकर आते हैं, और वो बहते बहते क्या होता है, स्मॉल होते चले जाते हैं, और वहाँ से मृदा, मिट्टी का निर्माण होता है। तो वो कोई एक फास्ट प्रोसेस नहीं होता, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्योंकि पत्थर को रेत बनने में, मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम तक पानी में बहता रहेगा, बहता रहेगा, उसके टुकड़े होते जाएंगे, फिर वो और बहेंगे। तो इस तरह से फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये जल्दी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ पर गलत। परकुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, ये बात सही है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें पानी का बहाव जो होता है वो सबसे तेज होता है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही कम होती है। वो पानी को रोक नहीं पाता, अपने अंदर से पानी को बहा देता है। और जो पानी का बहना होता है किसी मिट्टी में से, वही उसका परकुलेशन होता है, बहाव होता है। तो जो कि सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, और ये बात हो गई सही। लोमी सॉइल कंटेन ओनली सैंड एंड क्ले, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा था जो दोमट मिट्टी होती है उसमें रेत भी होती है, मिट्टी भी होती है, और उसमें गाद भी होती है, सिल्ट भी होती है। और यहाँ पर बात हुई है खाली सैंड और क्ले की, इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया यहाँ पर गलत।
टॉप सॉइल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये बात सही है। जो शीर्ष मिट्टी होती है जिसे हम ए होराइजन भी बोलते हैं, उसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, ह्यूमस क्या है, जो अवशिष्ट है, वेस्ट मटेरियल है पेड़ पौधों का, जानवरों का, वो ह्यूमस की तरह कार्य करता है और वो टॉप सॉइल में उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये बात सही है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, हमारा सेकंड वाला कथन और हमारा फोर्थ वाला कथन, ये दोनों सही हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल कंजर्वेशन मेजर आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फ्लोइंग, मृदा संरक्षण के उपाय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के लिए किए जाती हैं। टॉप सॉइल को बचाने के लिए, जो हमारी सबसे अच्छी मृदा होती है जिसमें काफ़ी अमाउंट में ह्यूमस होता है, जो पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, तो उस सॉइल को बचाने के लिए ही सॉइल कंजर्वेशन होता है और बेसिकली वो टॉप सॉइल को बचाने के लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर सनलाइट इज कॉल्ड वेदरिंग। जी हाँ, यही वेदरिंग होता है। हवा पानी धूप की क्रिया के द्वारा जो चट्टानें टूट कर बाद में आपका ग्रेवल बनती हैं, बजरी बनती हैं, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले, वो सब बनती हैं चट्टानों से टूट कर ही, और वो आपका वेदरिंग होता है, अक्षय होता है। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमें गलत कथन को बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन द सॉइल जनरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच ऑल्टर द फीचर ऑफ सॉइल इज सॉइल पॉल्यूशन। जी हाँ, जब लोग क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली सॉइल होती है उसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, तो उससे क्या होता है, सॉइल के फीचर जो होते हैं ऑल्टर हो जाते हैं, खराब हो जाती है हमारी मृदा, और वही क्या कहलाता है, हमारा सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है, वही हमारा मृदा प्रदूषण होता है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यूरिंग हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड वेदरिंग। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये वेदरिंग नहीं होता, ये आपका सॉइल इरोजन होता है, मृदा का अपक्षयन होता है जब मृदा ऊपर से हट जाती है। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान जो शीर्ष मिट्टी होती है हमारी, उसका हटना अपक्षयन होता है। जी नहीं, उसका हटना तो सॉइल इरोजन होता है। तो यही ऑप्शन हो गया यहाँ पर गलत। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन। जी हाँ, ये सही है। जब मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती तो वो डीपर लेयर में उसको पहुंचाने की कोशिश करती है, और वही हमारा परकुलेशन होता है। मिट्टी की गहरी परतों में पानी की आवाजाही की प्रक्रिया को ही हम छिद्र या बहाव कहते हैं। जी हाँ, वही हमारा परकुलेशन होता है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा था, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज इन द, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता किस सॉइल में होती है, वो हमें बताना है। तो वो हमारी टॉप सॉइल में होती है, जिसे ही हम ए होराइजन ए क्षितिज बोलते हैं। उसी में क्या होता है, पानी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता वहाँ पर क्ले सॉइल जो होती है उसमें चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है, तो वो पानी भी वहाँ ज़्यादा होगा टॉप सॉइल में, और साथ में वहाँ पर खनिज भी होंगे क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कौन सी सॉइल होती है, जो रूट होती हैं, किस सॉइल से सबसे ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर आपका ए होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर दैट इज वाटर एंड न्यूट्रेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जी सीधी सी बात है, कोई भी सूक्ष्म जीव है उसको वृद्धि के लिए सॉइल में से क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है और न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल जीने के लिए। चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द हैबिटेट प्लेस वेयर द सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको वृद्धि और उनके अस्तित्व के लिए नमी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। निवास स्थान में नीचे दिए गए विकल्प में से वो विकल्प हमें चुनना है जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्व जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो वो आपका हो जाएगा फॉरेस्ट, जंगल की मृदा में, क्योंकि वहाँ की पत्तियाँ पेड़ पौधे काफ़ी ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ह्यूमस भी वहाँ अवशिष्ट
अपशिष्ट होगा काफ़ी, तो वो भी जानवरों का अपशिष्ट भी होगा, तो उसकी जो सॉइल होगी उसमें काफ़ी अमाउंट में मिनरल होगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अच्छी होगी। बारिश अच्छी होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट है, जड़ें जो हैं वो उसको पकड़ कर रखती हैं मिट्टी को, तो मिट्टी अच्छी खासी टाइट होती है, तो उसमें क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ की जो फॉरेस्ट है ना, उसकी जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें जो पानी है और पोषक तत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में होंगे। और जो जानवर है ना, वो जानवर जो होंगे, जो छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए रहने का घर होती है वो मिट्टी, और वहीं से वो पानी और पोषक तत्व लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट, जंगल यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 schematic diagram are shown in a figure to depict the direction of sea breeze. Which of them give the correct direction? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समुद्री हवा की दिशा को दर्शाता है? देखिए, जो समुद्री हवा होती है वो दिन के समय होती है। दिन के समय क्या होता है, समुद्र से जो हवा होती है ना, वो पहले लैंड की तरफ आती है, और उसके बाद जो लैंड की हवा होती है ना, वो आपकी समुद्र की तरफ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो सही डायग्राम है, जो सी ब्रीज को बता रहा है कि सी से जो हवा है वो लैंड की तरफ आ रही है, आपके स्थल की तरफ आ रही है, और स्थल जो लैंड है वो हवा वहाँ से सी की तरफ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखिए, पहले हवा कहाँ से आई, सी से लैंड की तरफ आई, वो हमारा दिन में होता है। रात में क्या होता है, पहले हवा जो है वो लैंड से सी की तरफ जाती है। ये सब हमने नोट्स में भी अच्छे से पढ़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। एयर अराउंड अस डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर, यही ऑप्शन यहाँ पर हो गया गलत। हमारे आसपास की हवा जो होती है वो दबाव नहीं डालती, ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा जो है, जो एयर होती है, वो हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप अपने आसपास भी महसूस कर सकते हैं। वो जो शक्कर आता है उसको अगर ज़मीन पे गाड़ा जाए तो फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर है ना, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, लेकिन हमें वो प्रेशर फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है, दाब होता है, और जो एयर का प्रेशर होता है वो बराबर होता है, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास दाब, प्रेशर होता है। तो यही ऑप्शन है यहाँ पर गलत। बाकी सारे ऑप्शन हो गए सही। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जी हाँ, गतिमान वायु को ही हम पवन कहते हैं। ये याद रखिए, आ सकता है मूविंग एयर क्या होती है, वो आपकी विंड होती है, पवन होती है। द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट इज अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, जी हाँ, हवा की गति का मुख्य कारण यही होता है, जब पृथ्वी पर असमान ताप होता है तब हमारा क्या होता है, हवा जो है वो चलती है। हाई स्पीड विंड कैन कॉज साइक्लोन इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, मैंने पहले भी बताया है, जो साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है, वो हमारा कौन से रीजन में आता है, लो प्रेशर के रीजन में आता है। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। उच्च गति की हवा जो होती है, निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चक्रवात का कारण बनती है, जी हाँ, ऐसा ही होता है। और ये बात आप याद रखिए, यही कारण है जो साइक्लोन आते हैं, जो लो प्रेशर का एरिया, और जब वहाँ पर हाई प्रेशर की विंड आती है तो वो साइक्लोन का निर्माण कर देती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से भिन्न का हमें यहाँ पर चयन करना है। और ये आने वाले सीटेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, और ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। किसकी त्वचा के नीचे मोटी परत होती है, वो आपका पोलर बियर होता है, जो आपके आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान सबसे कम होता है। और उस तापमान में रहने के लिए उनकी जो स्किन है, त्वचा है, उसके नीचे फैट जो बसा है उसकी मोटी परत होती है, ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सकें। वाइट फर होता है, जी हाँ, सफ़ेद उनका फर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आइस होती है और वहाँ पर उनको बचना होता है दूसरे जानवरों से, और उसके लिए क्या होता है, उनके जो वाइट फर होते हैं ना, वो उनकी बहुत मदद करते हैं। तो उनके वाइट फर होते हैं पोलर बियर के। लॉन्ग ग्रैस्पिंग टेल, ये ऑप्शन गलत हो गया। लंबी लोबी, सीधी लंबी लोबी पूँछ होती है, जी नहीं, ऐसी उनकी पूँछ नहीं होती है। तो यही ऑप्शन हो गया यहाँ पर गलत। वाइड एंड लार्ज फीट विद शार्प क्लॉ, जी हाँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उसके शार्प क्लॉज होते हैं या नहीं। जी हाँ, उसके शार्प क्लॉज
क्लॉज होते हैं, चौड़े व बड़े पैर तेज पंजे के साथ होंगे। अगर पंजे नहीं होंगे तो वो आइस में फिसल जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर उसके पंजे होते हैं ताकि वो पंजों को आसानी से आइस में गाड़ ले और वहाँ पर रुका रहे, तो उनके शार्प क्लॉज होते हैं। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। इफ विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशियन देन इट इज़ अ डे टाइम। यदि हवा ज़मीन से सागर की ओर बहती है तो यह दिन होता है। ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत, ये दिन नहीं होता, उस समय रात होता है। देखिए याद रखिए, जो सी ब्रीज होती है, समुद्री समीर होता है, वो दिन के समय होता है। उसमें जो हवा है ना, पहले समुद्र से स्थल की तरफ आती है और फिर बाद में स्थल से क्या होता है, जल की तरफ जाती है, तो वो दिन के समय होता है। लेकिन रात के समय क्या होता है, विंड जो है पहले कहाँ से, लैंड से ओशन की तरफ फ्लो करती है, तो वो रात के समय होता है, दिन के समय नहीं। तो इसी वजह से ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत हो गया। अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड सराउंडिंग इट्स फॉर्म अ साइक्लोन। अभी हमने देखा था साइक्लोन कब बनता है, जब हाई स्पीड विंड होती है, कहाँ पर, लो प्रेशर रीजन पर, और यहाँ लिखा है हाई प्रेशर सिस्टम पर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। ये बात भी गलत है। जो भारत की तट रेखा होती है, जैसे उड़ीसा की साइड है, उधर चक्रवात आते हैं, और ये कह रहा है कि तट रेखा जो होती है वहाँ चक्रवात नहीं आते, वो चक्रवात की चपेट में नहीं आते। वही एरिया क्या होते हैं, चक्रवात की चपेट में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहीं पर लो प्रेशर एरिया होता है और हाई विंड का प्रेशर आता है समुद्र से, और लो प्रेशर एरिया होने की वजह से उस रीजन में वहाँ पर साइक्लोन आते हैं, और बेसिकली ये कोस्ट लाइन में ही आते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है नहीं आते, तो ये ऑप्शन भी है गलत। वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी गर्म हवा होती है, जो उसमें कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्की होती है, किससे, कूल एयर से, जो हमारी ठंडी हवा होती है। और यहाँ पर सही ऑप्शन ये पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ इज द, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। एनसीईआरटी में बात हुई है, पोलर रीजन जो होता है, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वो सबसे ठंडा रीजन होता है। वहाँ पर बर्फ ही होती है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज नहीं आती। तो जो पोल है, हमारी पृथ्वी के जो पोल हैं, ध्रुव हैं, वही सबसे ठंडे रीजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। और वहाँ पर ही आपके क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं, जिसके फीचर अभी हमने पीछे देखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से है। अ टीचर फ्रेम्स अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज मेकिंग अ डिवाइस यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विद विच कॉग्निटिव प्रोसेस। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी यंत्र का निर्माण करना है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है, ये हमें बताना है। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई डिवाइस बना रहे हैं सिंपल विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज करके। तो वहां पर बच्चे कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नई चीज बनाकर दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस की तरफ बढ़ावा कर रहा है, ये आपका क्रिएटिंग की तरफ बढ़ावा कर रहा है। यहाँ पर बच्चे सृजनात्मकता की तरफ जा रहे हैं। कैसे, क्योंकि बच्चे कोई नई चीज बना रहे हैं, खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो किसको डेवलपमेंट, किस प्रोसेस को ये बढ़ावा दे रहा है, ये आपका क्रिएटिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुड साइंस एजुकेशन शुड फुलफिल सम बेसिक वैलिडिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली फुलफिल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो फॉर्मेशन इन क्लास 6 सिलेबस एट अपर प्राइमरी लेवल। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनाने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होना चाहिए। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होंगे, या तो प्रोसेस स्किल में या कॉग्निटिव स्किल में। अब देखिए प्रोसेस स्किल यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, या कोई क्या होती क्यूरियोसिटी बच्चों की शांत नहीं हो रही है, बच्चे खुद से कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस वैधता जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, वो वैलिडिटी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना है
किसके बारे में? शैडो फॉर्मेशन की छाया कैसे बनती है। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, क्योंकि वो दिमाग से जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, वो फिर बाद में ही उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो बेसिक लेवल पर सबसे पहले कौन सी वैलिडिटी फुलफिल होनी चाहिए कॉन्सेप्ट शैडो फॉर्मेशन को समझने के लिए? वो आपकी कॉग्निटिव होनी चाहिए, संज्ञानात्मक होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ऐसे होता कि बच्चे इस तरह से छाया बना रहे हैं, उन्होंने इस तरह से कर देखा, वो उस पर छाया जाकर बन गई, कुछ इस तरह की चीज़ होती, तब वहाँ पर प्रोसेस हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, तो आपके संज्ञान आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर कॉग्निटिव प्रोसेस पर बल दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट बाय साइंस एजुकेशन? विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्य के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? देखिए, अगर मुझे किसी सामने वाले व्यक्ति के एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज़ की, उसको कितनी वैल्यूज़ के बारे में पता है कि वो सही से पंक्चुअल है, चीज़ों को कर रहा है, एक्टिविटी को सही से नहीं कर रहा है, तो उन सब के बारे में कैसे पता चल सकता है कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी होगी जिसके माध्यम से आप ये असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं? देखिए, टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट से हम ऐसा नहीं पता लगा सकते कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है और वो किस तरह की चीज़ें करता है, क्या उसके वैल्यूज़ हैं। वो सबसे अच्छा किससे होगा? आपका ऑब्जर्वेशन से होगा, अवलोकन से होगा। जब हम देखेंगे कंटिन्यूस बहुत समय तक, हम बच्चे को देखते रहेंगे, अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो रोज़ क्या करता है, कैसे वो बोलता है, किस तरह से चीज़ों को कर रहा है, कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी चीज़ में नहीं, तो उस बेसिस पर हम बच्चे के एटीट्यूड और वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वे होगा? ऑब्जर्वेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही बिल्कुल सही होगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है वीडियो देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, शेयर सबको करना है, एक एक बार सबको ज़रूर शेयर करा करें, आप जिसको भी कर सकते हैं जो इसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।